खुशी ने सिटी हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी शुरू की थी और आज उसकी पहली रात थी, पहली नाइट शिफ्ट। अस्पताल पहुंचते ही उसकी मुलाकात रोहन से हुई, एक इंटर्न डॉक्टर। उसने खुशी को काम समझाया और उसे वार्ड नंबर 12 दे दिया। फिर जाते जाते एक अजीब सी बात कही, मुर्दा घर की तरफ मत जाना। खुशी एक पल के लिए रुक गई, पर उसने कुछ नहीं पूछा। रोहन ने बताया, उससे पहले इस वार्ड की जिम्मेदारी मीरा नाम की एक नर्स के पास थी, जो 3 महीने पहले अचानक से नौकरी छोड़कर चली गई। वार्ड नंबर 12 में जाते ही खुशी को कुछ अजीब सा लगा। भजन काका, एक मरीज, अपने बेड पर बैठे थे, खाली हवा में देख रहे थे, जैसे वहां कोई हो, जैसे वो किसी से बातें कर रहे हों। खुशी ने नजर हटा ली, पर उसके मन में डर बैठ गया था। रात धीरे धीरे और गहरी होती गई। तभी अचानक से खुशी के डेस्क पर लगा इंटरकॉम बज उठा। खुशी चौंक गई, क्योंकि रोहन ने कहा था कि ये इंटरकॉम 3 महीने से बंद है। हालांकि उसने कॉल उठाई और दूसरी तरफ से एक औरत की घबराई हुई आवाज आई, वार्ड 12 इमरजेंसी। खुशी भागकर वहां पहुंची। भजन काका अपने बेड पर ही थे, पर उनकी सांस फूल रही थी। उन्होंने तुरंत रोहन को बुलाया। रोहन के साथ डॉक्टर वर्मा भी आए, नाइट शिफ्ट के इंचार्ज। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भजन काका मर चुके थे। डॉक्टर वर्मा ने बिना ज्यादा सोचे बिल्कुल ठंडे अंदाज में कहा, नेचुरल डेथ लिख दो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे ये सब बस एक रोज की बात हो। खुशी एकदम से सन्न रह गई, जैसे उसकी समझ ही काम करना बंद कर गई हो। 15 मिनट निकल चुके थे। रोहन अपने डेस्क पर रिपोर्ट लिखने लगा। उसी वक्त उसके ठीक पीछे धीरे धीरे कोई आकर खड़ा हो गया। सफेद चेहरा, लाल आंखें। वो एक औरत थी। वो झुककर धीरे से बोली, क्या लिख रहे हो रोहन? और अगले ही पल वो औरत उसे पकड़कर घसीटते हुए मुर्दा घर की तरफ ले गई और उनके अंदर जाते ही मुर्दा घर का दरवाजा बंद हो गया। खुशी ने देखा कि रोहन अपने डेस्क पर नहीं था और सारी फाइल्स जमीन पर बिखरी पड़ी थी। उसने घबराते हुए रोहन को कॉल किया। फोन की घंटी बजी। मुर्दा घर के अंदर से फोन के घंटी की आवाज आ रही थी। अब आगे खुशी रोहन की डेस्क तक पहुंची। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहन अचानक से कहां चला गया। घबराहट में उसने तुरंत रोहन को फोन किया। हेलो रोहन, हेलो रोहन। रोहन का फोन बज रहा था। उसके फोन की घंटी की आवाज कॉरिडोर के उस अंधेरे हिस्से से आ रही थी जहां मुर्दा घर था। ये महसूस होते ही खुशी का खून जम गया। सांसें धीमी पड़ने लगी और डर के मारे उसने तुरंत डॉक्टर वर्मा को फोन लगाया। सर, रोहन यहाँ नहीं है। मैंने उसे फोन किया सर, उसके फोन की आवाज मॉक के अंदर से आ रही है। आप जल्दी आइए। क्या मतलब वहां पे नहीं है? अरे वहीं कहीं होगा ना, छोटा बच्चा थोड़ी है वो। अब रात के इस वक्त भी चैन से बैठने नहीं देते हो तुम लोग। चलो रुको, मैं आ रहा हूं। कुछ ही देर में डॉक्टर वर्मा वहां पहुंच गया। खुशी की हालत देखकर भी उसके चेहरे पर जरा सी भी चिंता नहीं थी। ओहो, तुम लोगों को भी ना छोटी छोटी सी बातों में घबराने की आदत होती है। एकदम छोटे बच्चे हो। हॉस्पिटल्स में ये सब कुछ होता रहता है। बड़े बड़े केस कैसे हैंडल करोगे? थोड़ा दिमाग शांत रखा करो। हर चीज में हंगामा करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ चलो, अब बताओ क्या हो गया है? हाँ बोलो भी, क्या हो गया है? सर, रोहन नहीं मिल रहा। अभी वही था, पर अचानक से पता नहीं कहाँ चला गया। डॉक्टर वर्मा की नजर जमीन पर बिखरी हुई फाइल पर पड़ी। रोहन को फोन लगाओ।
खुशी ने तुरंत रोहन को फोन मिलाया और इस बार भी रोहन के फोन की आवाज मुर्दा घर के अंदर से आ रही थी और ये सुनते ही डॉक्टर वर्मा एक पल के लिए ठहर गया। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट दिखी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, ओहो, ये कमबख्त रोहन भी ना। अरे क्या जरूरत थी उसे मुर्दा घर के अंदर जाने की। चलो आओ नर्स, मेरे साथ चलो, देखते हैं क्या कर रहे हैं ये नए नवेले डॉक्टर साहब वहां पे। आ जाओ। खुशी और डॉक्टर वर्मा मुर्दा घर के सामने थे। खुशी ने धीरे से मुर्दा घर का दरवाजा खोला। दरवाजे के खोलते ही एक तेज ठंडी हवा का झोंका खुशी के चेहरे से टकराया। अंदर एक अजीब सी मनहूसियत फैली हुई थी। पूरे कमरे में फीकी फीकी सी नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। दीवारें सीलन से सड़ चुकी थी। छत से पानी टपक रहा था, टप टप। मुर्दा घर के बीचों बीच एक स्ट्रेचर पड़ा था। खुशी ने वापस से रोहन को फोन लगाया। रोहन का फोन वहीं स्ट्रेचर के नीचे जमीन पे पड़ा था। यह देखकर डॉक्टर वर्मा गुस्से से बोल पड़ा, ओहो, ये देखो, ये क्या मजाक है रोहन। इन बेकार की बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। जाओ, अरे जाओ, जाकर भजन लाल की डेथ रिपोर्ट पूरी करो, जाओ। खुशी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तभी उसकी नजर दरवाजे के ऊपर गई। दरवाजे के ऊपर एक औरत बैठी थी। बाल बिखरे हुए, चेहरा पीला, सूखा चेहरा, नीले पड़ चुके होंठ और उस औरत की बेजान आंखें डॉक्टर वर्मा को घूर रही थी। खुशी के मुंह से एकदम से जोर की चीख निकल गई। डॉक्टर वर्मा ने तुरंत पीछे मुड़कर खुशी की तरफ देखा। खुशी ने कांपते हाथों से दरवाजे की तरफ इशारा किया। वर्मा ने धीरे से पलटकर पीछे देखा। दरवाजे के ऊपर बैठी हुई वो औरत अब ठीक उसके पीछे खड़ी थी। मीरा, 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 तुम पर तुम तो। क्यों वर्मा मेरी डेथ रिपोर्ट नहीं बनाएगा? वो औरत कोई और नहीं बल्कि मीरा थी, वही नर्स जो 3 महीने पहले अचानक से नौकरी छोड़कर चली गई थी। अचानक मीरा जोर से चीखी और डॉक्टर वर्मा झटके से पीछे जाकर गिर पड़ा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी वर्मा, एक लापरवाह डॉक्टर की डेथ रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। क्या लिखूं तेरी मौत का कारण? नेचुरल डेथ या फिर नींद में अल्कोहल ओवरडोज? इतना कहते ही मीरा ने अपना हाथ हवा में उठाया और अगले ही पल डॉक्टर वर्मा हवा में झूल रहा था। आज मैं तुझे दिखाऊंगी वर्मा, अपने मरीजों को मरता छोड़कर शराब के नशे में हॉस्पिटल में सोने का अंजाम क्या होता है। डॉक्टर वर्मा का शरीर अकड़ गया, गर्दन तन गई और वो एक एक सांस के लिए जूझ रहा था। आज मैं तुझे दिखाऊंगी वर्मा, एक ऑन ड्यूटी जिम्मेदार नर्स को मारने की सजा क्या होती है। खुशी अब तक खामोशी से सब कुछ देख रही थी, लेकिन अब जब डॉक्टर वर्मा की हालत बिगड़ने लगी तो वो खुद को रोक नहीं पाई। बस मीरा, रुक जाओ, ये सब क्यों कर रही हो तुम? रुक जाओ, अब नहीं। 3 महीने से चुपचाप इसकी लापरवाही देख रही हूं मैं। सोचा था शायद ये सुधर जाएगा, पर नहीं। आज इसने फिर वही किया, बिल्कुल वही जो ठीक 3 महीने पहले किया था। तुम जानना चाहती हो ना कि ये सब क्यों कर रही हूं मैं? तो सुनो। रात थी 13 सितंबर की। मैं नाइट शिफ्ट पर थी। हॉस्पिटल अपनी आधी नींद में डूबा हुआ था। लंबे कॉरिडोर, धीमी लाइट्स और वो अजीब सी खामोशी जो सिर्फ रात की होती है। मैं अपना राउंड खत्म करके नर्स स्टेशन पर बैठी ही थी कि वार्ड नंबर 12 से बेल की आवाज आई। वो बेल जो सिर्फ तब बजती है
जब किसी को सच में मदद चाहिए होती है। मैं एक पल भी नहीं रुकी। मैं दौड़ पड़ी वार्ड नंबर 12 की तरफ। मैं वार्ड तक पहुंची ही थी। बेल शीला ताई ने बजाई थी। वो हार्ट पेशेंट थी। कुछ दिन पहले ही उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी। उनकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। पल्स गिर रही थी और हार्ट बीट तेज। मैंने तुरंत डॉक्टर वर्मा को कॉल किया। कुछ ही देर में डॉक्टर वर्मा और रोहन आ गए। डॉक्टर वर्मा नशे में था। उसने बिना ढंग से पेशेंट को देखे रोहन से कहा, इमरजेंसी इंजेक्शन ले आओ जल्दी। रोहन इंजेक्शन ले आया। मैं साइड में खड़ी सब देख रही थी। शीला ताई की सांसें अब टूट टूट कर आ रही थी। मैंने डॉक्टर वर्मा से कहा, सर वाइटल्स ड्रॉप हो रहे हैं, शायद डोज। उसने मेरी बात काट दी और भारी लड़खड़ाती आवाज में कहा, अरे मैं देख रहा हूं ना, मैं डॉक्टर हूं या तुम? उसने बिना पूरी तरह से चेक किए इंजेक्शन उठा लिया। तभी रोहन ने धीरे से डॉक्टर वर्मा से पूछा, सर ये वाली? डॉक्टर वर्मा ने सिर्फ हाथ हिला दिया। इंजेक्शन लगते ही शीला ताई का जिस्म एक झटके से तन गया। मॉनिटर पर बीप तेज हुई, फिर अचानक स्लो। मैंने घबरा कर कहा, सर ये रिएक्शन ठीक नहीं लग रहा। पेशेंट की बॉडी रिएक्ट कर रही है। तभी मॉनिटर पर एक लंबी सीधी लाइन खिंच गई। एक पल के लिए पूरा वार्ड रुक सा गया। मैं शीला ताई का हाथ पकड़कर उनका नाम लेती रही, पर उनके हाथ पांव ठंडे हो चुके थे। डॉक्टर वर्मा स्क्रीन को देखता रहा और फिर धीरे से बोला, टाइम ऑफ डेथ 3:12, रीजन कार्डियक अरेस्ट। उस रात सिर्फ शीला ताई नहीं मरी थी, उस रात एक डॉक्टर का फर्ज भी मर गया था। ये सब सुनते सुनते खुशी की आंखें भर आई थी। वो धीरे से मीरा के पास आई। मीरा, बस करो, जो हो गया उसे जाने दो। जाने दो? मैंने उस रात साफ साफ कहा था मैं रिपोर्ट करूंगी। डॉक्टर वर्मा ने नहीं सुना। फिर बिना किसी पछतावे के मेरे पास आकर बोला, हॉस्पिटल को तुम जैसे लोगों पर गर्व होना चाहिए मीरा। रोहन, जाइए व्हीलचेयर लेकर आइए, सिस्टर जी थक गई हैं। जाओ। मैं सीरियस हूँ सर। मैं भी। अच्छा, तुम्हें पता है मीरा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है अच्छे लोगों के साथ? उन्हें लगता है कि सिस्टम उनकी सुनेगा। डॉक्टर वर्मा ने मेरे हाथ कुर्सी से बांध दिए। फिर उसने रोहन से मुझे मॉर्फिन देने को कहा। मॉर्फिन का इंजेक्शन लगते ही सब धुंधला होने लगा, पर मैं अभी भी सब कुछ सुन रही थी, समझ रही थी। डॉक्टर वर्मा ने शीला ताई की झूठी डेथ रिपोर्ट उठाई और उसमें साइन करके रोहन को घर भेज दिया। रोहन के जाने के बाद डॉक्टर वर्मा मेरी व्हील चेयर लेकर कॉरिडोर में आ गया और मॉक की ओर बढ़ने लगा। तुम जैसे लोग सिस्टम को समझ ही नहीं पाते मीरा। तुम्हें क्या लगता है कि ये हॉस्पिटल तुम्हारे जैसे लोगों से चलता है? मॉक के दरवाजे पर उसने रुककर मेरी तरफ देखा। तुम्हारी कहानी यही खत्म होती है मीरा, और वो भी बिना किसी डेथ रिपोर्ट के। सुबह जब रोहन आया, डॉक्टर वर्मा ने बस इतना कहा,
मीरा ने रिजाइन कर दिया, कल रात को ही चली गई। और हाँ, फाइनली उस मॉक को बंद करने का ऑर्डर आ गया। सो ध्यान रखना कि कोई उधर नहीं जाए, जल्दी ही उसे सील कर देंगे। मेरे मरने के बाद भी मैं यही हूँ। मेरे अंदर की नर्स ने मुझे कभी वर्मा को मरने नहीं दिया। मैं चाहती तो उसे कब का खत्म कर सकती थी, पर आज जब वर्मा ने फिर वही गलती दोहराई और रोहन ने फिर बिना सवाल किए उसकी बात मानी, मैं चुप नहीं रह पाई। आज इन दोनों की आखिरी रात होगी और इनकी डेथ रिपोर्ट बनाएगी मीरा। बस मीरा, अब रुक जाओ। जो हो चुका है उसे अब ठीक नहीं किया जा सकता। और रोहन, वो दोषी नहीं है, वो कमजोर हो सकता है, पर उसने किसी को मारा नहीं। गलती वर्मा की थी हर बार, पर उन्हें जाने दो मीरा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तभी एक फ्रीजर के अंदर से रोहन के कराहने की आवाज आती है। कमजोरी भी एक जुर्म होती है। खुशी, उस रात भी रोहन चुपचाप देख रहा था और आज भी। पर अगर आज तुमने रोहन को मार दिया मीरा, तो तुम में और डॉक्टर वर्मा में कोई फर्क नहीं रहेगा। तुम एक नर्स थी मीरा, और एक नर्स का काम लोगों को उनकी नई जिंदगी के लिए तैयार करना होता है। नई जिंदगी? जाओ रोहन, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तुम्हें एक नई जिंदगी देती हूँ, पर याद रखना, माफी दोबारा नहीं मिलती। अब तुम दोनों चले जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। पर मीरा, डॉक्टर वर्मा, उसे मैं नहीं छोड़ सकती खुशी, जिसने दूसरों की मौत को झूठ में छुपाया। आज उसकी मौत का सच लिखा जाएगा। आज उसकी डेथ रिपोर्ट भी बनेगी और इस बार हर शब्द सच होगा। खुशी और रोहन बाहर निकल जाते हैं और मुर्दा घर का दरवाजा उनके पीछे बंद हो जाता है। फिर अंदर से धीमी ठंडी हंसी गूंजती है, मीरा की हंसी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये खौफनाक और रोमांचक कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और भूतनाशक पार्टी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर शुक्रवार हम लाएंगे एक नई हॉरर स्टोरी, तो तुरंत बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी ही हैरत अंगेज कहानी आपसे कभी छूट ना जाए, क्योंकि डरोगे तभी तो आगे बढ़ोगे।